बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। As we were studying exercise short questions of chapter 17, today we are going to study question number 17.6, in which we will discuss about energy band theory. Question number 17.6 is describe energy band theory in solids. तो सबसे पहले बेटा आपको जानने की ज़रूरत है कि एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सॉलिड्स को तीन जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया। वो हमारे पास आती हैं जी, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स, फिर हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स एंड देन द लास्ट वन इज़ सेमीकंडक्टर्स। अच्छा जी बेटा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या हैं, इनमें उन्होंने हमें बताया कि जो इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है कंडक्टिविटी के बिहाव पे। कंडक्टिविटी क्या होती है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट भी आप कह सकते हैं समझने के लिए। अब उन्होंने हमें कहा जो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है ना, यानी करंट को पास कराने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाने की सलाहियत, वो कितनी है? 10⁻⁻⁷, ठीक है। और इंसुलेटर्स की जो हमारे पास आती है वो आती है 10⁻⁻20 से आती है हमारे पास 10⁻⁻10। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स, उसकी होती है कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दैट इज 10⁻⁻6 एंड टू 10⁻⁻4। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने की सलाहियत। अब चार्जेस कंडक्ट होंगे तभी तो हमारे पास करंट आता है ना। तो इसका मतलब है करंट पास करवाने की, चार्जेस को पास करवाने की, फ्लो करवाने की सलाहियत सबसे ज़्यादा किस में है? कंडक्टर्स में। उसके बाद किस में है? और जो बिल्कुल करंट को बहुत कम नेग्लिजिबल पास करवाते हैं, जिसमें कंडक्टिविटी होती नहीं है चार्जेस की, वो क्या है हमारे पास? इंसुलेटर्स। फिर आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, उनकी कंडक्टिविटी होती है इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिनको हम लोग बैड कंडक्टर्स कहते हैं। किसको? इंसुलेटर्स को। और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी आती है वो आपने याद रखनी है, वो होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में, यानी ना तो बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टर्स जितनी और ना ही बहुत कम होती है इंसुलेटर्स जितनी। अब तो बेटा हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या? अब आपको याद है केमिस्ट्री में आपने क्लास 9th में सबसे पहले पढ़ा था? बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बट इस बैंड थ्योरी के बारे में वो जो था फेल हो गया। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह लेवल्स में, किस तरह शेल्स में, सब लेवल्स में जो है वो रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमें फिर किसने बताया था? एनर्जी बैंड थ्योरी से हम लोगों को ये सारी बातें क्लियर हुई। तो आज हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये आई कहाँ से है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? सपोज करें एक आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मीन्स जैसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं ना, कि उसके अंदर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे पास ये एक सिंगल एटम है, अकेला एटम है, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ये शो करवा दिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब जब ये अकेला एटम है, ठीक है, अब इसने क्या करना है? अगर इसने एक लेवल से, यानी यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए ना। अब सपोज करें हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। ये हम लोगों ने ग्राफ शो किया, ये इस तरह से यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एनर्जी, ये हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एनर्जी
लेवल्स। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो लेवल्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनमें ही रोटेट कर सकते हैं। अब ये जो दरमियान में जगह है, ठीक है, यहाँ पे वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वो मूव नहीं कर सकते। इसी तरह हमने ये ग्राफिकली इसको शो कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन के पास या तो इतनी एनर्जी होगी कि वो इस लेवल तक आ सके, या तो इतनी एनर्जी होगी कि वो इस लेवल तक आ सके, और या तो इतनी एनर्जी होगी कि वो इस लेवल तक जंप करके आ सके। तो वो लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जा सकते हैं और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। क्या कहते हैं उनको? परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। अब ये जो दरमियान में हमारे पास जगह हैं, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स कौन सी होती हैं? जहाँ पे वो जंप करके जाता है और वहाँ पे स्टे कर सकता है और रोटेट, इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है, तो वो इन एनर्जी स्टेट्स पे ही रहेगा, दरमियान में वो लाए नहीं कर सकता। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने बात की आइसोलेटेड एटम की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दो एटम्स की। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए? दो एटम्स आ गए। इनको हम लोग जब करीब लेके आए एक दूसरे के, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या हो रहा है जी? ये वाला न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर इसका हम लोग ग्राफिकली इसको देखें तो हमारे पास क्या आता है? ये जो एक जब अकेला एटम था हमारे पास, तो उसका एनर्जी लेवल ये था। अब इसका ये वाला एनर्जी लेवल दो सब लेवल्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दो एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग तीन एटम्स को लेके आए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ले आए, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं, तो हमारे पास ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी एक दफ़ा देख लेते हैं। इन सॉलिड्स एटम्स आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, देन ईच लेवल इज स्प्लिट अप इनटू टू सब लेवल्स कॉल्ड स्टेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अदर एटम इन द सॉलिड। वो कहते हैं जब हम लोग एटम्स को पास लेके आते हैं तो हर एटम जो है वो दूसरे एटम के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। अब ये भी लॉजिक में आपको समझा दूँ, ये अभी आपको बतानी नहीं थी लेकिन समझने के लिए बता देती हूँ। अब ये जो एनर्जी लेवल हैं दोनों के, ठीक है, ये स्प्लिट, यहाँ पे तो हमारे पास जब आइसोलेटेड एटम था ये सेम हमारे पास एक एनर्जी लेवल आ रहा था। जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पास लेके आए हैं तो ये हमारे पास इस तरह स्प्लिट क्यों हो गए हैं? इस वजह से हुए हैं कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, ठीक है, यहाँ पे आ जाता, तो हमारे पास एक आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो हमें ये कहता है कि हमारे पास एक लेवल के अंदर एक एनर्जी स्टेट में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वैसे आपकी बात की बात है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दो सब लेवल्स में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। फिलहाल आपने जो बात याद रखनी है वो ये है, हमारे पास आइसोलेटेड एटम था तो हमारे पास जो बैंड था वो इस तरह से आ रहा था। जब हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स पास लेके आया तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल हैं वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट अप हो जाएंगे। अब ये जो दरमियान वाली जगह थी ये हम लोगों ने क्या कहा था? ये परमिजिबल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकते। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व कर सकते हैं? ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे। कहाँ पे? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे। ये सारे क्या हैं हमारे पास? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। अब जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को पास लेके आए हैं तो हमारे पास वही एनर्जी लेवल्स क्या हो गए हैं? स्प्लिट अप हो गए हैं। ठीक है, डिवाइड हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा सब एनर्जी लेवल्स में। अब ये देखो, ये क्या है? बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड हैं। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, इधर से देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे ये सारे जो बैंड्स हैं, ये वाले यहाँ से लेके सारे बैंड्स, ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए परमिजिबल हैं। क्या है उसके लिए, परमिजिबल है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो मूव कर सकता है। ठीक है, फिर हम लोग कहेंगे कि ये वाले भी जो हैं ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए परमिजिबल हैं। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए परमिजिबल हैं। बट ये जो दरमियान में होंगे ये इलेक्ट्रॉन के लिए परमिजिबल नहीं होंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। अब ये जब स्प्लिट हुए हैं तो हम इनको कह देंगे कि ये क्या हो गए हैं, ये इतने क्लोज हो गए हैं एक दूसरे के कि हम लोग इनको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बजाय क्या कह देंगे, कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्टेट्स। क्या कह देंगे, कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्टेट्स, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली वो जंप कर सकता है, यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता है, कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख लें, दीज परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट। जब वो हम लोग आइसोलेटेड एटम ले रहे थे तो वो क्या थी, डिस्क्रीट थी एंड क्लोजली। अब जब हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स लिए हैं तो वो क्या हो गई हैं, एंड क्लोजली स्पेस्ड एंड द अपीयर टू फॉर्म कॉन्टीन्यूस एनर्जी बैंड। जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं तो वो कैसे अपीयर हो जाती हैं, एज अ कॉन्टीन्यूस एनर्जी बैंड, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो या तो वो खारिज कर सकता है या वो गेन कर सकता है कॉन्टीन्यूसली। जी तो बेटा अब हम लोग ज़रा आते हैं कंडक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं, मटीरियल्स विद लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि इनमें इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो वैलेंस बैंड से किस में जंप कर सकें, कंडक्शन बैंड में। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये ज़रा देखते हैं। जी तो बेटा अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है, एक एटम के अंदर हमारे पास होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक हमारे पास आता है वैलेंस बैंड, और एक हमारे पास आता है इनर बैंड। अब इनर बैंड चूंकि कंडक्शन में पार्ट नहीं लेता, इस वजह से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं कौन से बैंड्स को, एक वैलेंस बैंड को और एक किसको कंसीडर करते हैं हम, कंडक्शन बैंड को। अब देखो सबसे पहले इंसुलेटर्स की अब हम देखते हैं, मटीरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर एटम। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन देखिए, मटीरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखो उन्होंने कहा कि कंडक्टर्स के अंदर मटेरियल्स विद लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इजीली वैलेंस बैंड से किधर जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ही तो कंडक्शन होनी होती है ना, करंट मतलब कंडक्शन जो होनी है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट आनी है वो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे तब आएगी। अब इंसुलेटर्स में वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहे, किधर रह रहे हैं, वो वैलेंस बैंड में ही रह रहे हैं, बाउंड है अपने एटम के साथ, तो वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहे। तो इस वजह से जब वो जा ही नहीं रहे कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन भी नहीं होगी। देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, ये इनका क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना होता है, जंप करके वैलेंस बैंड से किधर जाना है, कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, वैलेंस बैंड में। तो हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड, और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड आता है वो क्या होता है, एम्प्टी। ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी। अब ये एम्प्टी क्यों होता है, देखें यहाँ पे जो है एनर्जी जो गैप है वो क्या है, इतना ज़्यादा है। जो आप लोगों ने याद रखना है, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये स्टेट्स आ रही थी जिनको हम लोग कह रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परमिजिबल नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है, उनको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकते।
तो इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इतना ज़्यादा है, गैप दोनों बैंड्स के दरमियान में इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करके यहाँ से वहाँ पे मूव कर ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने याद रखना है, इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड, जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी, और इनके दरमियान में बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हम लोग आते हैं किसमें, अब कंडक्टर्स पे आते हैं। कंडक्टर्स में देखो, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। अब इनके दरमियान में कोई गैप है ही नहीं, ये क्या है, ओवरलैप हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनके दरमियान में कोई एनर्जी गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली जंप करके यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह इसीलिए उन्होंने देखें यहाँ पे बताया है कंडक्टर्स में पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, और नो एनर्जी गैप। पार्शियली फिल्ड यानी दोनों फील्ड होते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और एनर्जी गैप है ही नहीं। अब सेमीकंडक्टर्स में आए ज़रा, सेमीकंडक्टर्स की उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, partially filled valence band, partially filled conduction band and narrow energy gap। ये अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम उन्होंने कौन सी बता दी हमें, कंडक्टर्स वाली। क्यों कंडक्टर्स वाली बताई हैं, जब हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारे पास सेमीकंडक्टर किस पे होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, किस पे होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो एज आ इंसुलेटर बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज आ इंसुलेटर, यानी उसका सारे का सारा वैलेंस बैंड जो होता है वो फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, एम्प्टी। लेकिन जैसे ही हम उसे टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, लेट्स सपोज हम उसको किस पे ले आते हैं, रूम टेम्परेचर पे, दैट वुड बी ऑलमोस्ट 25 सेल्सियस, ठीक है। जब हम उसे रूम टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है तो उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, कोलिजन स्टार्ट होती है। जब उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जंप करके क्या करेंगे, इजीली वैलेंस बैंड से किधर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। कुछ नहीं जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे, कुछ जाएंगे, ठीक है। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो 0 केल्विन पे वो क्या कैसे बिहेव कर रहा था, एज आ इंसुलेटर। जब हमने उसको कोई एनर्जी नहीं दी थी, तब सारे का सारा वैलेंस बैंड एम्प्टी था और कंडक्शन बैंड क्या, सॉरी, सारे का सारा वैलेंस बैंड फील्ड था और कंडक्शन बैंड क्या था, एम्प्टी। जब हमने उसको टेम्परेचर दिया, रूम टेम्परेचर पे उसको लेके आए, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और वो वैलेंस बैंड से जंप करके किस में जाना स्टार्ट हो गए, कंडक्शन बैंड में। तो जब हमने इनको टेम्परेचर दिया तो वो कैसे बिहेव करना स्टार्ट हो गया, एज आ, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी आ गई, कंडक्टर्स वाली। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड पे गए हैं, यहाँ पे भी गए हैं, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके किधर गए हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो अपनी जगह पे क्या छोड़ देंगे, होल। उनकी जगह क्या हो जाएगी, खाली। तो मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, होल। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि होल्स बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, वो बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो इस तरह ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं किसकी जी, कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। अब देखो उन्होंने कहा है कि कंडक्टर्स में एनर्जी गैप होता ही नहीं है, इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेवरल इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है। और जो हमारे पास है इन सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका नैरो एनर्जी गैप होता है ना, बिल्कुल जैसे कंडक्टर्स में तो है ही नहीं ना, और इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा। इनमें क्या होता है, नैरो यानी दरमियाना, इनके अंदर कम जो है वो एनर्जी गैप होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एनर्जी गैप का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, बैंड गैप का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question number 17.7 is distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors. How would you obtain N-type and P-type material from pure silicon?
इलस्ट्रेट इट बाय सिमेट्रिक डायग्राम, यानी वो कह रहे हैं कि हमें बताएं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने उनको बताना है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं। सिलिकॉन के अंदर अगर हमारे पास एक सिलिकॉन है, हमने उससे एन टाइप और पी टाइप बनाना है, ठीक है। वो हम कैसे बनाएंगे? अब जब हमने वो बना लिया है तो उसको हम लोगों ने बयान करना है, शो करना है बाय अ डायग्राम। वो हम लोगों ने इनको बतानी है जी। तो मैंने आपको क्लास में जब हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था उसमें ओवरव्यू दिया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है वो प्योर फॉर्म में है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स ही को एन टाइप और पी टाइप क्यों करते हैं बेटा? तो देख, आप लोगों ने पीछे देखा कि हम लोगों ने टेम्परेचर देने से उसके बिहेवियर को चेंज किया था। पहले वो बिहेव करा था एज एन इंसुलेटर। फिर जब हमने उसको टेम्परेचर दिया तो उसमें प्रॉपर्टीज़ किसकी वाली आ गई? कंडक्टर्स वाली आ गई, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स बनाते हैं। और हमारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर मोस्टली यूज़ भी क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी यानी करंट को पास करवाने की सलाहियत को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, जब एक हमारे पास सिलिकॉन एटम था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिलिकॉन है। अब जब, जैसे आपको पता है सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप, ये क्या करता है? फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? कितने होंगे हमारे पास? 4। जो ICS वाले बच्चे हैं वो थोड़ी सी केमिस्ट्री याद करें तो उनको पता होगा कि अगर वो फोर्थ ग्रुप से कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आखिर वाले शेल में, बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। अगर वो फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। और अगर वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। तो जी बेटा, अब हमारे पास जो सिलिकॉन है वो प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर कोई उसके यही उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो वो हमारे पास आता है एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी ये सिलिकॉन का एटम क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम लोग कोई एक दूसरा एटम इसके साथ ला के क्या करेंगे? उसकी डोपिंग करवाएंगे। इसके अंदर क्या करवाएंगे? इसके अंदर उसकी डोपिंग करवाएंगे, यानी उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो, हम लोग जब एक्सट्रिंसिक बनाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को, क्या बनाते हैं? एक्सट्रिंसिक। तो वो दो तरह की डोपिंग हमारे पास आती है। एक हमारे पास आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारे पास थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये हमारे पास क्या हैं? फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब देखो, एन टाइप हमारे पास क्या आता है? द सेमीकंडक्टर विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास क्या है? ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, एंड ये हमारे पास डिफरेंट लेड है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग फोर्थ ग्रुप का कोई सेमीकंडक्टर लें। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मीनियम। तो सपोज़ करें हम लोगों ने सिलिकॉन लिया, हमने क्या किया उसके साथ, पहले अगर हम लोगों ने कोई फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड करवा दिया, कौन सा एलिमेंट ऐड करवा दिया? फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट उसके साथ ऐड करवा दिया है, तो हमारे पास जो नया सेमीकंडक्टर आएगा हम उसे क्या कहेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट मीन्स फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट अगर कोई ऐड करवाएंगे, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। तो अगर वैलेंट यानी जिसमें 5 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, कोई भी बाहर से चीज़ आए तो वो इम्प्योरिटी होती है ना,
तो सिलिकॉन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सिलिकॉन क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इस सिलिकॉन के अंदर थर्ड ग्रुप से कोई एलिमेंट ऐड करवाएंगे, ट्राईवैलेंट, ट्राई मीन्स 3, तो अगर हम लोग कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इस सिलिकॉन के अंदर ऐड कराएंगे तो ये सिलिकॉन क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इसको एग्जांपल से देखते हैं। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बना के देखते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास एक पूरा क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है, किसका, सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन का एक पूरा हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं। ये सारे एटम्स किसके हैं, सिलिकॉन के। अब हम क्या करते हैं, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाते हैं। पेंटावेलेंट मीन ग्रुप 5 से उन्होंने क्या लिया है, फास्फोरस। हम लोग क्या करते हैं, 5th ग्रुप से उन्होंने कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ली है और इसके अंदर क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया, ये फास्फोरस क्या करवा दिया है, इस सिलिकॉन का जो हमारे पास ये क्रिस्टल था पूरे क्या पूरा, इसके अंदर उन्होंने एक फास्फोरस का आइटम जो है वो रख दिया है, ठीक है। फास्फोरस इम्प्योरिटी उन्होंने इसके अंदर ऐड करवा दिया है। अब जब फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड हुई है तो देखें ये फास्फोरस हमने रखा, आप सपोज करें इसके अराउंड कितने हमारे पास एटम्स हैं सिलिकॉन के, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे ही है ना। अब सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, पेंटावेलेंट है, तो इसके इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5। 5th ग्रुप से है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं 5, ठीक है, ये क्या है 5 जी। तो अब देखो, अब जब हम लोगों ने फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड करवा दी है, अब इनके अंदर क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का पता है ना आपको कि दो जो एटम्स होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो इनकी शेयरिंग हो गई, यहाँ पे इन दोनों की शेयरिंग हो गई, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों की शेयरिंग हो गई और इन दोनों की शेयरिंग हो गई। अब फास्फोरस के कितने थे, एक इधर चला गया यहाँ पे, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, 5 चले गए। अब ये वाला जो था ये क्या है जी, इसकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। नेबरिंग 4 सिलिकॉन के एटम्स थे और चारों की बॉन्डिंग हो गई है फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब फास्फोरस में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक जो इलेक्ट्रॉन रह गया है उसको हम लोग क्या कह देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में इन्होंने क्या बताया है, एन एटम बिलोंगिंग टू 5th ग्रुप हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एडेड टू जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अब वो कहता है जब इनको हम लोग ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट लाइक फास्फोरस। वो कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। 4 जो उसके इर्द गिर्द सिलिकॉन के एटम्स थे उसने उनके साथ क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। द 5th इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। तो वो जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो क्या कैसे बिहेव करेगा, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये देखो, आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि जब हम लोगों ने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करवाई है तो इसने क्या किया, हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सिलिकॉन को क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ डोनर इम्प्योरिटी। डोनर्स मीन देने वाला, देने वाला। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, एज अ डोनर इम्प्योरिटी। लिख लें, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हमने क्या करना है, अब तो ये सिलिकॉन को हमने एन टाइप बनाया है ना, अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग सिलिकॉन को पी टाइप बनाएंगे तब क्या होगा। अब ये देखो हमने क्या किया है, हमने सिलिकॉन लिया, एक पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, उसमें हमें क्या ऐड कराना है, बोरॉन। यानी ये देखें 3rd ग्रुप का कोई एलिमेंट हमने ऐड कराना है, यहाँ पे उन्होंने कौन सा ऐड करवाया है, बोरॉन।
हम लोग आप कोई सा भी एल्यूमिनियम ऐड करा सकते हैं, गैलियम ऐड करा सकते हैं, इंडियम ऐड करा सकते हैं, कोई भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी होगा उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्राइवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। अब देखो ये हम लोगों ने लिया बोरॉन, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 एंड दिस वन इज 3rd। अब हम लोग लेते हैं जी सिलिकॉन के 4 एटम्स इसके आसपास। ये सिलिकॉन, ये भी क्या है? सिलिकॉन, ये भी क्या है? सिलिकॉन, और ये भी क्या है? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में कितने होंगे? 4, 1 2 3 एंड 4। कंफ्यूज नहीं होना, ये आई का डॉट है, ठीक है। ये क्या है? आई का डॉट है, घबराना नहीं है इससे जी। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग 4 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखें जी बॉन्डिंग देखते हैं, बॉन्डिंग को हम लोग शो करवा लेते हैं। ये बॉन्डिंग हो गई, ये इनकी बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इनकी बॉन्डिंग हो गई। अब देखो ये वाला जो सिलिकॉन का था इसको भी तो बॉन्डिंग चाहिए थी ना, यहाँ पे भी तो कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बोरॉन का। अब बोरॉन का यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। अब इस होल में क्या आएगा? इस होल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो पीछे हमने कहा कि जो एन टाइप इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉरी, वो क्या होती हैं? डोनर इम्प्योरिटीज़। अब ये बोरॉन है, यहाँ पे तो जगह खाली है, इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके क्या होगा? एडजस्ट होगा। तो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। ये लिख लें। हमारे पास जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आती हैं वो डोनर होती हैं, और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ आती हैं वो एक्सेप्टर होती हैं, यानी वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो बेटा ये था हमारा एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स। इसको अच्छी तरह से देखें, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे से डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।